ये बात है साल 1829 की। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अंग्रेज सैनिक जेम्स लुइस अपनी कंपनी से परेशान होकर पंजाब की तरफ भाग जाता है। वो सिपाही पंजाब पहली बार आया था और यहाँ पर हर जगह उसके लिए बिल्कुल अनजान थी, इसलिए वो लगातार इधर उधर भटक रहा था। और इसी दौरान वो एक जगह कुछ ऐसा डिस्कवर करता है जो हमेशा हमेशा के लिए उसका नाम इतिहास में दर्ज करवाने वाला था। ये ब्रिटिश सोल्जर इस जगह पर 1000 साल पहले दफन हो चुकी शहर की खोज करता है, जिसका नाम था हड़प्पा और जो हिस्सा था सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का। एक ऐसी सभ्यता जो कई हजारों साल पहले इस धरती से मिट चुकी थी और जिसके बारे में हम इंसान कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन जब वक्त के साथ यहाँ पर और रिसर्च की गई तो पता चला कि ये सिविलाइजेशन न सिर्फ दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता थी, बल्कि यहाँ पर रहने वाले लोग आज से 5000 साल पहले भी इतने एडवांस थे कि इन लोगों के शहर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी। इनके पास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, लोगों के घरों में बाथरूम और फ्लश करने वाले टॉयलेट्स थे। इनके शहर में स्विमिंग पूल्स थे और यहाँ तक कि ये लोग इंटरनेशनल व्यापार भी करते थे। इन शॉर्ट, इन लोगों ने एक इतनी उन्नत सभ्यता का निर्माण किया था जो आज के हम आधुनिक इंसानों के लिए भी संभव नहीं है। ये सभ्यता लगभग 6000 सालों तक अस्तित्व में रही और ये लगभग 50 लाख लोगों का गढ़ थी। पर क्या इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इतनी एडवांस थी? नहीं, बल्कि ये वीडियो इसलिए है क्योंकि इतनी एडवांस होने के साथ साथ इस सभ्यता से कुछ ऐसे राज भी जुड़े थे जो आज भी हमारे लिए एक अनसुलझी गुत्थी हैं। जैसे इतने लंबे समय तक राज करने वाली ये सभ्यता अचानक एकाएक महज कुछ ही सालों में इस धरती से गायब हो गई। पर कैसे? और आज से इतने हजारों साल पहले क्या उस वक्त के इंसान सिर्फ अपने दम पर इतनी आधुनिक सभ्यता का निर्माण कर सकते थे? और आखिर क्यों सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा आज भी हमारे लिए एक रहस्य है? चलिए जानते हैं। साल 1829 में जब उस अंग्रेज सैनिक जेम्स लुइस को पंजाब में हड़प्पा के अवशेष मिले तो उसने इन अवशेषों की कुछ पेंटिंग्स बनाई और इनके बारे में कई नोट्स भी लिखे। लेकिन जेम्स की इस खोज के बावजूद अगले लगभग 800 सालों तक हम इंसान इस सभ्यता से तब तक अनजान रहे जब तक कि साल 1920 के दशक में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर खुदाई नहीं की थी। 1920 के दशक में एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन मार्शल लगभग 1200 मजदूरों के साथ भारत के उत्तरी पश्चिमी भूभाग के एक बड़े हिस्से पर खुदाई का काम करवाते हैं और इसी दौरान उन्हें एक जगह पर बड़ी मात्रा में इंसानी कंकाल मिले और वहाँ पर कुछ ऐसे खंडहर भी थे जो ये दिखा रहे थे कि यहाँ पर हजारों साल पहले कोई शहर था। आसपास के लोग इस जगह को मुर्दों का शहर कहते थे, इसलिए ASI ने भी इस शहर को इसी से मिलता जुलता एक सिंधी नाम मोहनजोदड़ो दे दिया। लेकिन मोहनजोदड़ो की ये खोज तो बस शुरुआत थी। ASI नहीं जानती थी कि अगले कुछ सालों में उन्हें यहाँ पर कुछ बेहद ही हैरतअंगेज मिलने वाला था। अगले कई सालों तक रिसर्चर्स जी तोड़ मेहनत करके यहाँ पर कई प्राचीन अवशेषों को ढूंढते हैं और जब इन अवशेषों को एक साथ जोड़ा जाता है तो पता चलता है कि भारत के इस उत्तरी पश्चिमी भूभाग पर सिंधु नदी के किनारे आज से लगभग 2500 साल पहले एक बेहद ही आधुनिक सभ्यता बसा करती थी, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। वही सिंधु घाटी सभ्यता जो आज से 2000 साल पहले जमीन के नीचे दफन हो चुकी थी। लेकिन इतना सब ढूंढने के बाद भी रिसर्चर्स यही नहीं रुके। आने वाले कुछ सालों में इस सभ्यता से जुड़ी कई ऐसी बातें सामने आई जो आज 100 सालों बाद तक भी हमारे लिए एक रहस्य हैं। जैसे सिंधु घाटी की भाषा, जिसे हम हड़प्पन लैंग्वेज कहते हैं, वो आज भी हमारे लिए एक मिस्ट्री है। साल 2016 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक इंडस वैली लगभग 8000 साल पुरानी एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी और ब्रॉन्ज एज में ही सिंधु घाटी के साथ 2 और सभ्यताएं थी, इजिप्ट और मेसोपोटामिया। सिंधु घाटी की तरह इजिप्ट और मेसोपोटामिया भी कई सदियों पहले इस धरती से गायब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी आज हम उनकी भाषा समझ सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर इंडस वैली की भाषा अभी भी हमारे लिए अनजान है। एक्सपर्ट्स को पिछले 100 सालों में इस सभ्यता से जुड़े 400 से भी ज्यादा स्टोन टेबलेट मिल चुके हैं जिन पर इनकी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। इनके इस लिखावट को हड़प्पा स्क्रिप्ट कहते हैं। लेकिन इन 100 सालों में 100 से भी ज्यादा बार
अलग अलग तरह से कोशिश करने के बाद भी हम नहीं जानते कि इन टेबलेट्स पर क्या लिखा गया था, लेकिन फिर भी इस भाषा में कुछ ऐसे पैटर्न्स भी मिले थे जिन्हें आसानी से समझा जा सकता है। जैसे हिंदी और इंग्लिश की तरह हड़प्पन स्क्रिप्ट लेफ्ट टू राइट नहीं लिखी जाती, बल्कि ये अरेबिक की तरह राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। और ऐसा हम इसलिए जानते हैं क्योंकि ये लोग जिन स्टोन टेबलेट पर अपनी भाषा लिखते थे उसमें लेफ्ट साइड की तरफ के शब्द काफी सिकुड़े हुए थे। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब हम किसी पेपर पर कुछ लिखते हैं तो शुरुआत में तो हम काफी खुले खुले शब्द लिखते हैं, लेकिन जब अंत में आते आते पेपर पर जगह कम पड़ने लगती है तो हम इन शब्दों को छोटा छोटा लिखने लगते हैं। और यही चीज सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ भी हुई थी। ये लोग जब लिखते थे तो इनके पत्थरों पर एंड में जगह कम पड़ जाती थी, इसलिए लेफ्ट साइड के शब्द हल्के से सिकुड़े हुए थे, जो ये दिखाता है कि इनकी स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। इस स्क्रिप्ट में एक और अजीब बात ये भी थी कि इनके हर स्टोन टेबलेट में ऊपर की तरफ तो कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होता, लेकिन नीचे की तरफ एक जानवर का चित्र होता था। ये चित्र अक्सर जंगली जानवरों का होता, लेकिन इनमें भी जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता था वो था एक यूनिकॉर्न का चित्र। अब इन जानवरों के चित्र का क्या मतलब था पता नहीं, पर इन चित्रों का इस्तेमाल शायद इसलिए होता था क्योंकि सिंधु घाटी के लोग इन टेबलेट्स को शायद किसी मुहर की तरह या मुद्रा की तरह काम में लेते होंगे। लेकिन अब अगर इन सब बातों को भूल भी जाए तो एक सवाल ये आता है कि जब हम सिंधु घाटी के साथ की सभ्यताओं जैसे इजिप्ट और मेसोपोटामिया की भाषा जानते हैं तो आखिर सिंधु घाटी की क्यों नहीं? तो इसके पीछे कारण ये है कि जब हमें कोई नई भाषा जाननी होती है तो इसके लिए जरूरी होता है कि जो भाषा हम जानते हैं और जो भाषा हमारे लिए अनजान है उसके बीच कोई कनेक्शन हो। जैसे रिसर्चर्स एंशिएंट इजिप्ट की भाषा जानते हैं क्योंकि आज से 200 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट को एक खुदाई के दौरान एक ऐसा पत्थर मिला था जिस पर प्राचीन मिस्र की भाषा में कुछ लिखा हुआ था और ठीक इसके नीचे एंशिएंट ग्रीक भाषा में इसका ट्रांसलेशन था। और क्योंकि एंशिएंट ग्रीक भाषा हम जानते हैं इसलिए इस पत्थर ने हमारे लिए एक ट्रांसलेटर का काम किया जिससे हम इजिप्शियन भाषा को जान पाए। लेकिन अब समस्या ये थी कि सिंधु घाटी सभ्यता से ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला जो एक ट्रांसलेटर की तरह काम कर सके। पर इतनी बार फेल होने के बाद भी रिसर्चर्स ने हार नहीं मानी और इसी दौरान आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को सिंधु घाटी से हजारों मील दूर आज के इराक और ईरान में मौजूद मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के समय का एक ऐसा स्टोन टेबलेट मिलता है जिस पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की लैंग्वेज लिखी हुई थी। इस टेबलेट पर बनाए गए ये सिंबल और इस पर बने जानवरों के चित्र हुबहू इंडस वैली की स्क्रिप्ट की तरह ही थे। पर अब एक्सपर्ट्स के दिमाग में यही सवाल घूम रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आज से हजारों साल पहले इंडस वैली से सैकड़ों मील दूर मौजूद मेसोपोटामिया में भी हुबहू ऐसी ही भाषा थी। काफी स्टडी करने के बाद रिसर्चर्स को इस सवाल का जवाब भी मिल गया। दरअसल मेसोपोटामिया में इस तरह की सेम स्क्रिप्ट मिलने का मतलब था कि मेसोपोटामिया और इंडस वैली के लोग एक दूसरे को जानते थे। लेकिन ये कैसे संभव था क्योंकि आज से इतने हजारों साल पहले धरती पर गिने चुने लोग ही रहते थे और ना तो कोई कम्युनिकेशन का साधन था और ना ही कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन। तो ये लोग इतनी दूरी पर रहने के बावजूद भी एक दूसरे को कैसे जानते थे? एक्सपर्ट्स के मुताबिक उस वक्त के इंडस वैली के लोग दूसरी सभ्यताओं के साथ भी व्यापार करते थे। जैसे वो सिंधु नदी के जरिए मेसोपोटामिया और नील नदी के जरिए इजिप्ट तक व्यापार करते थे। और दूसरा उन्हें जमीनी मार्गों का भी पता था जिस कारण एशिया और यूरोप के बड़े हिस्से तक उनकी पहुंच थी। और जब इंडस वैली के लोग मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करने लगे तो वहाँ के लोग अपनी भाषा को लिखने के लिए अपनी खुद की लिपि के साथ हड़प्पन लिपि का भी प्रयोग करने लगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे आज हम हिंदी को लिखने के लिए रोमन लिपि का यूज करते हैं। जैसे हिंदी में आम को हम रोमन लिपि में AAM यानी आम करके लिखते हैं, ठीक वैसे ही ये लोग भी अपनी भाषा हड़प्पन लिपि में लिखते थे। अब इस खोज के बाद एक बात तो कंफर्म थी कि इंडस वैली के लोग थे तो बहुत समझदार, लेकिन आगे की गई रिसर्च में ये भी पता चला कि ये लोग न सिर्फ व्यापार करना जानते थे बल्कि इन्होंने अपने समय में कई ऐसे शहरों का भी निर्माण किया जो अपने वक्त से बहुत आगे थे। सिंधु घाटी की खुदाई के दौरान यहाँ से जो अवशेष मिले वो दिखाते हैं कि कैसे यहाँ का हर एक शहर बेहद ही प्लानिंग के साथ बनाया गया था। यहाँ की गलियां 90 डिग्री पर टर्न लेती हैं। सिटी का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही एडवांस था और यहाँ पर एक ऐसा सार्वजनिक स्विमिंग पूल भी था
जहां पर कोई भी नहा सकता था। हालांकि ये सिविलाइजेशन 8000 ईसा पूर्व से भी पुरानी थी, लेकिन इसमें बदलाव आया 2600 ईसा पूर्व से। यहाँ तक आते आते हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनने लगी। शहरों के चारों तरफ 4 दीवारियां भी बनाई गई। हड़प्पा की खोज के बाद सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो को ढूंढा गया। 2 लाख लोगों की आबादी वाला मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था और ये शायद इसकी कैपिटल सिटी भी थी, जिस कारण यहाँ के कई घर हड़प्पा में बने ईंटों के घरों की तरह न होकर पत्थर से बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो 2 भागों में बटा हुआ था। एक था शहर का ऊपरी भाग और दूसरा था निचला भाग। निचला भाग पश्चिम में था, जहाँ पर पब्लिक हॉल, पब्लिक बाथरूम, सिटी का स्क्वायर हॉल और पूजा पाठ के लिए स्थान था। और इससे ठीक 150 मीटर दूर पूर्व का भाग ऊपरी भाग था, जहाँ पर लोग रहा करते थे और जहाँ पर बाजार होता था। ये दोनों ही भाग जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए चारों तरफ से दीवारों से घिरे हुए होते थे। सिंधु घाटी के कई शहरों में बहुमंजिला घर भी होते थे, जिनके खुद के ड्रेनेज सिस्टम थे, जो सभी शहर की एक नाली में जाकर मिलते थे। दूसरा, यहाँ पर सीवर होल भी होते थे, जो ये साबित करते थे कि सिंधु घाटी के लोग साफ सफाई को बहुत ही ज्यादा मानते थे। इसके अलावा बौद्धिक स्तर पर भी ये लोग अपने साथ की सभ्यताओं से काफी आगे थे। एएसआई और आर्कियोलॉजिस्ट पिछले 100 सालों से इस सभ्यता के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ पर खुदाई कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें यहाँ से ना तो कोई मूर्ति मिली है और ना ही कोई हथियार, जिसका मतलब है कि ये लोग धार्मिक कर्मकांड में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि यहाँ से कुछ ऐसे सबूत जरूर मिले हैं जो ये दिखाते हैं कि ये लोग पूजा तो करते थे, लेकिन ये पूजा करते थे नेचर की और एक दिव्य शक्ति की। 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक का समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए एक गोल्डन टाइम था। इस दौरान इस सभ्यता ने बहुत तरक्की की, लेकिन फिर एकाएक 1800 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक ये सिविलाइजेशन महज 500 सालों में धरती से पूरी तरह खत्म हो जाती है। इस समय के दौरान शहर खंडर में तब्दील होने लगे, जगह जगह कचरा जमा होने लगा और इन लोगों के मेसोपोटामिया के साथ के सारे संबंध भी खत्म हो चुके थे, जिसका मतलब था कि ये सभ्यता अब अपने अंत के करीब थी। लेकिन कैसे? आखिर कैसे एक सभ्यता जो पिछले 5000 सालों से अस्तित्व में थी, वो महज 3 ही सदियों में खत्म होने की कगार तक पहुंच गई। सिंधु घाटी सभ्यता के अंत होने के पीछे कई कारण हो सकते थे। जैसे ये सभ्यता सरस्वती नदी पर आधारित थी, लेकिन जमीन के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के शिफ्ट होने के कारण या तो सरस्वती नदी सूख गई या उसने वक्त के साथ अपना बहाव मोड़ लिया, जिससे यहाँ पर सूखा पड़ने लगा और लोगों को मजबूरन यहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ा। यह हो सकता है कि इन लोगों ने अपनी सभ्यता के विकास के लिए यहाँ पर पर्यावरण को इतना नुकसान पहुँचाया कि ये पूरी सिविलाइजेशन किसी बड़ी नेचुरल डिजास्टर का शिकार हो गई और यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन इसके अलावा भी एक और कारण ये भी हो सकता था कि यहाँ पर मलेरिया या कोलेरा जैसी कोई बड़ी महामारी आई थी, जिसने इस पूरी सभ्यता को ही खत्म कर दिया। अब इस सभ्यता के खत्म होने के पीछे चाहे कारण जो भी रहा हो, लेकिन सच तो यही है कि 600 ईसा पूर्व तक आते आते 5000 साल पुरानी इस सभ्यता की कहानी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। धरती की सबसे पुरानी सभ्यता का अब अंत हो चुका था।